अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने तमाम लेक्चर की सीरीज देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा, उस पर क्लिक करके आप तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 काइनेमेटिक्स 1 से रिलेटेड है और इसके अंदर सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्स टी को हम क्या बोलते हैं। तो एक्स टी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है और ये किस चीज को डिनोट करता है, ये किसी भी बॉडी के पोजीशन को डिनोट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि एक्स टी क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट है और ये डिनोट करता है किसी भी बॉडी की पोजीशन को। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो इस सूरत में जो बॉडी होगी उसको वो जो ओरिजिन चूज करेगी वो कौन सा होगा, इज टू द राइट ऑफ द चूजन ओरिजिन। या फिर अगर नेगेटिव होगी तो देन बॉडी किस साइड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास बॉडी राइट साइड पे होगी, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, जब लेफ्ट साइड पे होगी। तो यहां से इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है नेगेटिव कब होगा। तो इस पॉइंट को एज इट इज आपने नहीं देखना, सबसे पहले इसको समझ लेने कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा। तो जब हमारे पास जो बॉडी होगी राइट साइड पे होगी तो तब हमारे पास पॉजिटिव होगा, यानी राइट साइड पे होगा बॉडी जो है वो राइट साइड पे है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब बॉडी लेफ्ट पे होगी तो तब ऐसी सूरत में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो चीज क्लियर हो गई। इस तरह से आपने नोटबुक के अंदर ये चीज नोट कर देनी है। अगर बॉडी मूव करी है एवरेज स्पीड के साथ और इसी सूरत में जो टाइम है वो टी है, इट विल कवर अ डिस्टेंस। तो इसी सूरत में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो यहाँ से हमें पता चल गया डिस्टेंस कवर करेगी डी इज इक्वल टू जो स्पीड एवरेज स्पीड है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर खुद ब खुद आ जाएगा डिस्टेंस का। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं आपसे, न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के हमने जो है कोई भी बॉडी मूव कर रही है स्पीड के साथ और वो टाइम इतने टाइम के अंदर उन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया भाई वो बता दो। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने डिस्टेंस का ये फॉर्मूला लगा देना है, या फिर इसको हम अरेंज खुद ब खुद कर सकते हैं, यानी v इज इक्वल टू डी अपॉन टी भी हम लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला अरेंजिंग जो है हम 9th 10th के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये बच्चों वाली चीजें अब मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा। या फिर आप इसको यहाँ से यूं करके देख लो, ये d इज इक्वल टू वी टी है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। वी टी किस तरह इन्होंने लिखा, असल फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, सही है। अगर मुझे v फाइंड आउट करना है तो मैं इस तरह फॉर्मूला लिखूंगा, अगर मुझे d फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं वी टी इक्वल टू डी कर दूंगा। ये डिवाइड में t नीचे तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी टी हो जाएगा इक्वल टू डी हो जाएगा। अब इसी तरह v फाइंड आउट करना है तो v मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो ये फॉर्मूला देखा हुआ है वी टी इज इक्वल टू डी। अब मुझे v फाइंड आउट करना है तो v के लिए मैं क्या करूंगा, v एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू अपनी जगह पे, d भी अपनी जगह पे। अब ये t मल्टीप्लाई हो रहा है, वापस इसको नीचे ले जाऊंगा। तो इस तरह से आप जो अरेंज करोगे रीअरेंज करते रहोगे। अब d करना है तो d अपनी जगह पे, t ऊपर जाके मल्टीप्लाई। समझ आ गई। फॉर्मूले को अपनी मर्जी से रीअरेंज करना होता है। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की, जो dx और dt है वो दोनों क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि आप जीरो के इक्वल हो। बट इनका जो रेशो होता है v वो जीरो के इक्वल नहीं होता। एक पॉइंट आपने याद रखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर हमारे पास जो v होता है उसकी जो रेशो होती है वो जीरो के इक्वल नहीं होती, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो है वो जीरो के इक्वल होती है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज है। क्लियर हो गई एक चीज। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में भी आपने एक पॉइंट याद रखना है, वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे भी डेल्टा वी और डेल्टा टी दोनों स्मॉल क्वांटिटीज है जो कि जीरो के इक्वल है, लेकिन उनका जो रेशियो ए है वो जीरो के इक्वल नहीं है, सही है। नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होता है, उसको हम डेसिलरेशन बोलते हैं। अब नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या चीज होती है, वो एक्सीलरेशन जिसके साथ नेगेटिव आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली डेसिलरेशन बन जाती है। यानी एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन के दरमियान मेन फर्क यही है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव में होगी, जैसे 9.8 मैंने लिख दिया ये एक्सीलरेशन हो गई, और इसी तरह मैंने 20 लिख दिया तो उसके साथ नेगेटिव साइन आया तो ये क्या हो गई, डेसिलरेशन हो गई। जरूरी नहीं है 9.8 ग्रेविटी के मैंने लिख दी तो आप ये ना समझ लो, इसको आप मान के चलो 12 लिख दो। तो जो भी पॉजिटिव में होती है तो वो एक्सीलरेशन कहलाती है, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाए तो वो डेसिलरेशन बन जाती है। जो स्पीड होती है किसी भी डिक्रीजिंग बॉडी की वो डिक्रीज होती है किसके साथ, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ हमारे पास किसी भी जो स्पीड होती है डिक्रीजिंग बॉडी की वो डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन अ बॉडी दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0, v इंक्रीज होता है किसके साथ, यानी टाइम के साथ लीनियरली होता है या वॉल्यूमेट्रिकली होता है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है बॉडी जो स्टार्ट होती है रेस्ट के साथ और इनिशियली टाइम 0 होता है, तो इसी सूरत में जो वेलोसिटी यानी v वो इंक्रीज करती है टाइम के साथ किस तरह से, लीनियरली। और जो फॉर्मूला है वो आपसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी v प्रोपोर्शनल टू t, ये भी पूछा जा सकता है। और प्रोपोर्शनल जब हटता है तो आपको पता होगा
इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है, तो वी और टी तो एज इट इज आ गया, तो इक्वल टू और इक्वल टू लग गया, और कांस्टेंट कौन सा लगा हमने, ए कांस्टेंट लगाया, तो वी इक्वल टू ए टी हो गया। फॉर्मूला आपने याद रख लेना है माइंड के अंदर। नेक्स्ट है कि भाई वेक्टर क्या है। वेक्टर क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसका साइज हो उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। या फिर अगर दूसरे वर्ड में देखें, वो चीज जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर तब होगा जब किसी चीज की डायमेंशन होगी, सॉरी डायमेंशन बोल रहा हूँ, वेक्टर तब होगा जब किसी चीज की जो है वो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के साथ हमारे पास दूसरी चीज क्या होगी, प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे तो क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। और यही चीज स्केलर कब कहलाएगी, जब मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी। नो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब होगा तो तब स्केलर होगा। वेक्टर तब होगा जब डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होंगी तो वेक्टर है, एक चीज नहीं होंगी तो क्या होगा, स्केलर होगा। समझ आ गई, ये दोनों का मेन डिफरेंस है। सो फॉर एग्जाम्पल जो विंड ब्लोज है हमारे पास सम स्पीड के साथ, यानी विंड ब्लो जो हवा में उड़ रही है वो हमारे पास किसी स्पीड के साथ किसी खास डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो इसी सूरत में जो विंड की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि उसका कोई मैग्नीट्यूड है और खास डायरेक्शन की तरफ ही वो जा रही है। नेक्स्ट क्या है, इन वन डायमेंशन अ वेक्टर हैज ओनली वन कंपोनेंट। हमारे पास एक जो वन डायमेंशन होती है उसके अंदर जो वेक्टर है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट को हम कॉल करते हैं जो कि एक्स कंपोनेंट होता है। और जब ये दो डायमेंशन होती है तब वेक्टर के जो है दो कंपोनेंट कॉल किए जाते हैं, एक्स एंड वाई। थ्री डायमेंशन के अंदर तीन कंपोनेंट जो है हमारे पास होते हैं, एक्स वाई एंड जी एक्सिस पर जो है कॉल करते हैं उनको। टू वेक्टर्स को हम मुख्तलिफ तरीके से ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, तो दो वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हम दो वेक्टर्स को यहाँ से अलजेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट आपने याद रखने कि हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हम दो वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली भी ऐड कर सकते हैं और अलजेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी टेक एनी वन वेक्टर मूव इट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो बोथ वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो अब यहाँ पर आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू के लिए हमारे पास दो, वी टेक एनी वन वेक्टर, हमने कोई एक वेक्टर लिया और उसको मूव किया विदाउट उसके डायरेक्शन के चेंज किए बगैर उसको चेंज कर दिया, तो इसी सूरत में जो दोनों वेक्टर होंगे वो सेम पॉइंट से हमने उनको स्टार्ट किया, तो वो क्या बनाएंगे। तो आपने ये लाइन एज इट इज रट के माइंड के अंदर बिठा लेनी है। जब भी ये स्टेटमेंट पूछे कि ऐसी सूरत में जब वो क्या बनाएंगे दोनों वेक्टर, उनको जब हम सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो इसी सूरत में वो पैरालेलोग्राम बनाएंगे। और इसी तरह जो डायगोनल होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, वो क्या होता है, वो रिजल्टेंट होता है। ये सिंपल सी लाइन है, बस आपने इसको याद रखना है कि जो डायगोनल होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, वो क्या होता है, वो रिजल्टेंट कहलाता है। और ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, C = A + B। दो वेक्टर को हम अलजेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे क्या है, वी सिंपली ऐड द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर अलोंग ईच एक्सेस सेपरेटली। बस हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को अलजेब्रिकली जब हमने ऐड करना होता है दोनों को अलग ईच एक्सेस पे सेपरेटली ऐड करते हैं, यानी जिस एक्सेस में जितने भी होंगे उनको अलग ऐड किया, दूसरे एक्सेस में जितने भी उनको अलग ऐड किया, उसके बाद उनका सम निकाल लिया। समझ आ गई चीज इस तरह से। यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 फिनिश हो चुका है, उम्मीद करता हूँ अब नेक्स्ट लेक्चर क्या आपको समझ आई होगी। आज की इस वीडियो के अंदर भी लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 हो चुका है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम काइनेमेटिक्स 2 को डिस्कस करेंगे और उसी में ही मिलते हैं, बाकी डिटेल्स वहीं पे भी देख लेंगे। अल्लाह हाफिज।